वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी वीडियो सीरीज प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चल रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर किया जाए, साथ में उनसे संबंधित यूपीपीएससी और यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर अटैच किया जाए। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज है, आप किसी भी माध्यम के हों इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, साथ में क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्सेज हैं ये यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे पीसीएस, आरओए, आरओबीईओ, इन सभी के लिए अवेलेबल है। इनको ज्वाइन कर आप अपने सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उनको बढ़ा सकते हैं। साथ में यूकेपीएससी, एचसीएस और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और आपने अगर अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो हम वाइस रॉयस को और गवर्नर जनरल्स को हमने डिस्कस किया है, तो लॉर्ड इरविन तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो उसी क्रम में हम पहले थोड़ा सा जिस्ट देख लेते हैं। इसमें ज्यादा बचे नहीं है, इसीलिए यहीं पर देख लेते हैं। लॉर्ड विलिंगडन आएंगे 1931 से 36 के बीच में। लॉर्ड विलिंगडन के बाद कौन आएगा? इनके बाद आएंगे लिनलिथगो। तो पहले विलिंगडन आ गए, पहले कौन आ गया? विलिंगडन। उसके बाद आएंगे लिनलिथगो, और लिनलिथगो के बाद फिर से एक डब्ल्यू से ही आएंगे वेवल, और उसके बाद अंत में कौन आएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो विलिंगडन, उसके बाद लिनलिथगो, उसके बाद वेवल और उसके बाद माउंटबेटन। ठीक है, और माउंटबेटन के समय ही ये घोषणा हो जाएगी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जा रही है। और ये जो है ये भारत इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ही बनेंगे। वाइसरॉय का पद हट जाएगा और पहले गवर्नर जनरल बनेंगे। और इनके बाद जो गवर्नर जनरल बनेंगे वो कौन होंगे? सी राजगोपालाचारी। ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल होंगे। उसके बाद से ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ये भारत से हटा दी जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉर्ड विलिंगडन। तो विलिंगडन किसके बाद आए थे? इरविन के बाद आए थे, और 31 से 36 के बीच में आए थे। 1931 से 36 का जो पीरियड था वो विलिंगडन का था। इनके समय पर कौन कौन सी घटनाएं घटी? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और गांधी जी फिर लौट आए थे वापस। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था और उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दिया था। उसी क्रम में हम देखते हैं कि कम्युनल अवार्ड, रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो दलित्स हैं उनको भी हम क्या देंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके चक्कर में काफी ज्यादा बवाल हुआ था, और ये 1932 में आए थे तो गांधी जी ने इसका काफी विरोध किया था। फिर बी आर अम्बेडकर से मिले थे, और इन दोनों लोगों का क्या हुआ था? पूना पैक्ट। तो आप इस कहानी को समझिएगा। रामसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी, और उसके बाद फिर पैक्ट हुआ। किस लिए पैक्ट हुआ था? इसीलिए 1932 में हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। और उसके बाद ये जो कम्युनल अवार्ड देने की बात की गई थी, इसको बी आर अम्बेडकर ने भी मानने से मना कर दिया था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद बीच में ये दो घटनाएं हुई। उसके बाद हम देखते हैं 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। क्या इसमें किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था? तो वो नहीं किया था, गांधी जी ने केवल सेकेंड वाले में ही किया था। फिर हम देखते हैं 1933 में आगे टाइम बढ़ता है और पाकिस्तान डिक्लेरेशन होता है 1933 में। तो ये पाकिस्तान डिक्लेरेशन था क्या? पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो 1933 का था, इसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है, इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द के का प्रयोग किया था अपने पैम्फलेट में, जो इन्होंने लिखा और पब्लिश किया था। तो ये 1933 में होता है। फिर 1934 में आती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टैब्लिश होती है। तो ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है किसके द्वारा स्टैब्लिश होती है? ये स्टैब्लिश की जाती है जयप्रकाश नारायण
राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस जो सोशलिस्ट विचारों से प्रभावित थे, कांग्रेस के मेंबर्स, उन्होंने ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। एक हो गया जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में स्टैब्लिश होती है। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसी से काफी सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिए गए हैं। इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में आती है। फिर क्या देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट कब होगा? 1 अप्रैल 1935 को। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए बता रही हूँ 1935, 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापित हुई थी। और उसके बाद इनके समय पर ये सारी घटनाएं घटी। फिर हम देखते हैं 1936 से 43 के लिए कौन आ जाता है? 1936 से 43 के बीच में लिन लिथगो। विलिंगडन गए तो कौन आए? लिन लिथगो आए। इनके समय पर क्या होता है? इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं 1937 में। तो ये जो इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, देखिए जो ये 1937 के इलेक्शंस होंगे, इसमें 11 प्रोविंसेस में होंगे। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसमें बंगाल, पंजाब, सिंध में जो कांग्रेस थी, इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। ठीक है, बंगाल, पंजाब और सिंध में। और बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, असम, बॉम्बे में कांग्रेस जो थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि पंजाब और सिंध में इसकी परफॉर्मेंस बुरी थी। और इसने कहां पर बनाया था, कहां पर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, कहां पर इसने अपनी सरकार का गठन किया था, वो भी देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक रफ मैप में बताती हूँ तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो देख लेते हैं। देखिए, तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, तो हमने ये देख लिया कि 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए, जिसमें मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी किसमें कहाँ मिली थी? मुस्लिम लीग ने मेजॉरिटी जीती थी बंगाल और सिंध में। अब हम एक बार रफ मैप बना लेंगे। उस समय पर पाकिस्तान और पूरा बांग्लादेश था इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुछ मैप हो गया इंडिया का। अब हम देख लेते हैं, 8 प्रोविंसेस ऐसी थी जिसमें कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज अपनी फॉर्म कर ली थी। कौन कौन सी थी? एक हो गया मद्रास, एक हो गया हमारा यूनाइटेड प्रोविंस यूपी वाला, उसके बाद हो गया बॉम्बे, फिर हो गया सेंट्रल प्रोविंस, फिर आ गया हमारा बिहार वाला रीजन, फिर आ गया हमारा उड़ीसा। ठीक है, ये 6 हो गए। और कहां कहां पर बना ली थी? असम, और यहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ऑलमोस्ट लोकेशन ऐसे समझिए, बाकी एग्जैक्ट मत समझिएगा, रफ आइडिया दे रही हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां पर हम देखते हैं 8 ऐसी जगह हैं। ये बीच का पोर्शन हो गया मतलब पूरा, और इधर असम और इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बन गई थी। 2 प्रोविंसेस और थी, एक यहाँ पर पंजाब प्रोविंस और दूसरा यहाँ पर सिंध प्रोविंस। ये जो पंजाब और सिंध की प्रोविंस थी, यहाँ पर कांग्रेस ने कोएलिशन सरकार बनाई थी रीजनल पार्टीज के साथ। ठीक है, अब मैप से आपको ये बात याद रहेगी। और बंगाल में जो था, बंगाल में क्या हुआ था? कांग्रेस को नहीं मिली थी मेजॉरिटी, मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी मिली थी। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी थी, यहाँ पर कांग्रेस ने सरकार भी नहीं बनाई थी। ठीक है, तो 8 जगहों में बेसिकली हमने देख लिया कहां कहां पर कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई थी। और बंगाल और सिंध में, बंगाल और जो सिंध वाला प्रोविंस है, यहाँ पर मेजॉरिटी किसको मिली थी? मुस्लिम लीग को। तो बस ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम वापस लौटते हैं। उसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो शुरू हो गया था 1939 में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद हम डे ऑफ डिलीवरेंस देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया था 22 दिसंबर 1939 को, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय। ये क्यों मनाया गया था? ये इसलिए मनाया गया था क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं, कांग्रेस ने ये जो
पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस में, मिनिस्ट्री बनाई थी, उसको 1939 में जब देखा कि वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया है और इंडिया को एक पार्टी घोषित कर दिया गया है, तो फिर कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। तो जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया तो मुस्लिम लीग ने उसको सेलिब्रेट करने के लिए 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में सेलिब्रेट किया था। फिर हम देखते हैं, याद होगा आपको, हमने सुभाष चंद्र बोस को डिस्कस किया था, तो उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ये आसान सा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कब स्थापित हुआ, तो ये 1939 में हुआ था। उसके बाद आगे क्या होता है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका होता है और भारतीयों को लालच देने के लिए कि जो भारतीय नेता थे वो शामिल हो जाएं वर्ल्ड वॉर में, अपनी खुशी से और सहयोग दे दें, उसके लिए सबसे पहले क्या आता है, ऑगस्ट ऑफर 1940 का। देखिए, इनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बस एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और 1940 में ही लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है। ये क्या था, इसको प्रिपेयर किया गया था मोहम्मद जफरुल्लाह खान के द्वारा और प्रेजेंट किया गया था AK फजलुल हक, जो प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल के, उनके द्वारा। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो मुस्लिम लीग के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इसमें लिखा क्या हुआ था, तो ये बेसिकली जो रेजोल्यूशन था ये किस लिए था, ये था स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, यानी कि एक सेपरेट राष्ट्र की बात करने के लिए ये लाहौर रेजोल्यूशन लाया गया था 1940 में। इसको किसने प्रेजेंट किया था, जफरुल्लाह खान ने लिखा और प्रिपेयर किया था और इसको प्रेजेंट किया था AK फजलुल हक के द्वारा। फिर हम आगे देखते हैं, ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया जा रहा है और ब्रिटिश के द्वारा भी अपने प्रयास जारी हैं। जब अगस्त ऑफर को नहीं स्वीकार किया गया तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, स्टिफर्ड क्रिप्स लेकर आते हैं मार्च 1942 में। इसको भी भारतीयों के द्वारा, लीडर्स के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि जो उनकी मांगे थी कि हमें तुरंत इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जब वॉर हो जाएगा तब तुम अपना सब कुछ कर लेना, तो नहीं माना गया। और अंततः क्या हुआ, अंततः क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी का जो थर्ड मास मूवमेंट था, उसको छेड़ा गया 1942 में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बीच में ये एक चीज याद रखिएगा, ये अगस्त ऑफर आया था 1940 में और इंडिविजुअल सत्याग्रह भी शुरू किया गया था अक्टूबर के महीने में 1940 में। और पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो कौन थे, वो थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तो याद रखिएगा, बस ये बीच का पॉइंट है, ये अगस्त के बाद अक्टूबर 1940 में आया था। आगे बढ़ते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया 1942 में और उसके बाद साइमल्टेनियसली क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी भी फॉर्म की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1 सितंबर 1942 को। और 1943 में एक भयंकर भीषण अकाल भी देखने को मिलता है हमको बंगाल में। तो ये थोड़ी सी क्रोनोलॉजी हो गई हमारी लॉर्ड लिन लिथगो के समय की। उसके बाद लॉर्ड वेवल आएंगे। लॉर्ड वेवल कब तक के लिए रहेंगे, 1943 से 47 के बीच में रहेंगे और इनके समय पर अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हम देखते हैं CR फॉर्मूला दिया गया इनके समय पर। ये एक प्रपोजल था जिसके द्वारा, जो किसके द्वारा दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। इन्होंने प्रयास किया कि जो पॉलिटिकल डेडलॉक है मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस के बीच में, वो समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। CR फॉर्मूला भी फेल हो गया। 1944 में ये आया। फिर एक शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, ये मीटिंग रखी गई थी जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवल उनके द्वारा, और इन्होंने भी प्रयास किया कि जो भी मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बात की जाए और जो भारत का विभाजन है वो टल सके और उसके अलावा हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, लेकिन इसको भी स्वीकार नहीं किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ये 1945 में आई थी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो 1945 में हुई थी। फिर 1945 में ही हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है अगस्त में। हिरोशिमा और नागासाकी के जो बम फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर 1945-46 में इंडियन नेशनल आर्मी के हमको ट्रायल्स देखने को मिलते हैं। जो लोग उसमें पकड़े गए थे उनके ऊपर केस चला था। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। तो इन ट्रायल्स में जिनके नाम थे वो एक बार ध्यान रखिएगा, कौन कौन जो मेजर नाम थे वो कौन कौन थे, शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ठीक है,
तो ये नाम याद रखिएगा। और इनका जो केस था वो किसके द्वारा लड़ा गया था? भूला भाई देसाई के द्वारा लड़ा गया था। और इनकी सहायता की गई थी आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन में मेंबर्स कौन कौन से थे, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर्स थे? AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये जो क्रिप्स पहले आ चुके थे वही इसके दोबारा इसमें आए थे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन में ये तीनों लोग थे। और इसके हेड कौन थे? तो जो जिन्होंने हेड किया था वो थे इसके चेयरमैन पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे, बाकी स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर इसके मेंबर्स थे। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं 6 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था मुस्लिम लीग ने। और ये डायरेक्ट एक्शन क्यों मनाया था? कि फॉर सेपरेट मुस्लिम होमलैंड आफ्टर द ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया। इन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर जाएंगे तो हमको सेपरेट होमलैंड चाहिए, अब हम इससे कम में मानेंगे नहीं। और इसके परिणाम स्वरूप काफी सारा कलकत्ता में नरसंहार भी देखने को मिला था। और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी सितंबर 1946 में, ये घटना हुई। उसके बाद इसी समय पर हम देखते हैं कि 1946 में, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी क्या थी बेसिकली? इसमें क्या हुआ था? इसमें जो तो इसमें क्या हुआ था कि जो नेवी में इंडियंस थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी और काफी ज्यादा बात जो थी बढ़ गई थी। और फिर फाइनली सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा था और उन्होंने 4-5 दिन बाद इसको शांत करवा पाए थे। 18 फरवरी को ये म्यूटिनी शुरू हुई थी और उसके बाद 23 फरवरी तक 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये शांत हो पाई थी। तो ये रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी फरवरी में हुई थी 1946 में। तो क्रोनोलॉजिकल अगर उसमें आए तो ध्यान रखिएगा कि ये 1946 की घटना है, लेकिन ये वाली पहले हुई। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। 21 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ये रहेंगे। ये जब आए तो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया, जो कि 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। इससे पहले जो क्लेमेंट एटली थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे यूएस के, उन्होंने क्या अनाउंस किया था? फरवरी में उन्होंने अनाउंस किया था कि 30 जून 1948 तक हम भारत को इंडिपेंडेंस दे देंगे। इन्होंने कहा था, क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा था फरवरी 1947 में कि 30 जून 1948 तक हम इंडिपेंडेंस भारत को दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन के समय पर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इससे पहले इन्होंने क्या किया था? इससे पहले 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान सामने रखा था जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। 3 जून को ये रखा गया और इस पर हम देखते हैं, जिसको 18 जुलाई को मिल गया था असेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट का और फाइनली वहां के राजा का भी, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है उसी के परिणाम स्वरूप 18 जुलाई 1947 को। और रेडक्लिफ कमीशन अपॉइंट किया गया था इन्हीं के समय पर, जो कि सिरिल रेडक्लिफ के अंतर्गत किया गया था। ये कंफर्म हो गया था कि भारत का विभाजन हो रहा है, तो इनको अपॉइंट किया गया था कि ये डिमार्केट करेंगे बॉर्डर इंडिया और वर्तमान पाकिस्तान के बीच में। रेडक्लिफ लाइन से ही विभाजन किया गया है, तो इन्होंने इसके बीच में डिमार्केशन के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाएंगे तो वो कौन होंगे? वो हो जाएंगे हमारे सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नर जनरल पूछेंगे, भारतीय शब्द नहीं लगा होगा, तो वो कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, जो 2 वर्षों के लिए रहते हैं। और ये आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इसके साथ ही ये जो पोस्ट थी परमानेंटली समाप्त कर दी गई। आई होप आपको ये क्रोनोलॉजी समझ में आई होगी और आपके जो भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन होंगे वो गलत नहीं होंगे। अब ये इतना हमने देख लिया है। अब हम जो बुक्स और न्यूज़पेपर्स हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। साथ में प्रयास करेंगे कि लर्न भी हो जाए। बाल गंगाधर के द्वारा लिखी गई है गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखी है? गंगाधर ने। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ठीक है। दीन बंधु मित्र ने क्या लिखी है? नील दर्पण। तो दीन बंधु, देखिए मैं आपको बस थोड़ी ट्रिक्स बताने का प्रयास करूंगी जिससे आपको लर्न हो जाए।
तो कुछ भी मैं बता सकती हूँ उसमें आप प्लीज उसको दिल से मत लीजिएगा, बस हमारा मोटो है, हमारा आंसर सही होना चाहिए। दीन बंधु, तो दीन बंधु से दर्पण, दीन थे वो, तो वो उनका डी से दर्पण और दीन बंधु 2-3 बार बोलिए, आंसर टेक हो जाएगा आपका सही। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी होम एंड द वर्ड, गीतांजलि और गोरा। गीतांजलि पुस्तक के लिए ही उनको कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। देखिए इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, इनकी हम देखते हैं साइमन कमीशन के बाद लाठी चार्ज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये काफी अनहैप्पी रहे थे, इसीलिए इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है। महात्मा गांधी ने कौन सी किताबें लिखी है? एक यंग इंडिया लिखी है, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। पूछा गया है कि जो हिंद स्वराज किताब है वो कौन सी भाषा में लिखी थी इन्होंने, तो ये इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी और 1909 में लिखी थी। ठीक है, 1909 में गुजराती भाषा में लिखी थी। यंग इंडिया और हरिजन, हरिजन तो ये बोलते थे लोगों को, तो आप इनकी किताब समझ जाएंगे। नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। दयानंद सरस्वती ने क्या लिखी? सत्यार्थ प्रकाश। देखिए इनके नाम में सरस्वती आ रहा है, तो सरस्वती जी जो बोलेंगी वो हमेशा सत्य होता है, इसलिए दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। उसके बाद आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। आरसी दत्त ने क्या लिखी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है अ नेशन इन मेकिंग और थॉट ऑफ इंडिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 किताबें लिखी हैं, अ नेशन इन मेकिंग, ये स्टार्टिंग के ही लीडर थे, उसके बाद तो इन्होंने जब लिखी है किताब तो उस समय पर नेशन बिल्डअप ही हो रहा था, एक जो नेशन का कॉन्सेप्ट था भारत में वो आ ही रहा था, इसीलिए आप इनकी किताब को इस तरह से लर्न कर सकते हैं। इन्होंने लिखी अ नेशन इन मेकिंग, और दूसरा क्या था? अ नेशन इन मेकिंग, और दूसरा क्या था? इंडिया का थॉट ऑफ इंडिया। ये दोनों इन्होंने किताबें लिखी। दादा भाई नारोजी ने, ये आपको पता होगा, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी, और इनका एक न्यूज़पेपर था रास्त गोफ्तार। उसके बाद बंकिम चंद्र चैटर्जी ने क्या लिखी है? कौन सी किताब लिखी है? आनंद मठ। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सन्यासी रिबेलियन जो है वो किससे संबंधित है, तो आनंद मठ में, आनंद मठ जो किताब लिखी गई थी 1822 में, 22 नहीं सॉरी 1882, 1882 में ये पब्लिश हुई थी, और ये सन्यासी रिबेलियन जो कि 18th सेंचुरी का रिबेलियन था उससे इसकी जो कहानी है वो इंस्पायर्ड है। ठीक है, सन्यासी को क्या आता है? आनंद आता है सन्यासी व्यक्ति को, तो आनंद मठ में सन्यासी रिबेलियन है जो कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी थी। फिर हम देखते हैं एमजी रानाडे ने कौन सी किताब लिखी है? सोशल रिफॉर्म्स एंड राइज ऑफ मराठा पावर। तो मराठा पावर से संबंधित किताब लिखी है एमजी रानाडे ने। एनी बेसन की किताब है हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम। हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, एनी बेसन ने लिखी है। उसके बाद देखिए अगर आप पूरा नहीं भी लर्न कर पा रहे हैं और आपके पास अब इतना समय भी नहीं है तो ये देख लीजिए, ऐसा रॉड जहां पर लिखा हुआ है ये एनी बेसन की किताब है, तो आपका आंसर टिक हो जाएगा करेक्ट। सरोजनी नायडू ने 2 किताबें लिखी हैं, बहुत सारी लिखी हैं लेकिन बेसिकली जो पूछी जाती हैं वो है ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। एक है ब्रोकन विंग और दूसरी है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। श्री औरोबिंदो की किताब है लाइफ डिवाइन और वंदे मातरम। ये इनिशियली जो थे श्री औरोबिंदो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज से संबंधित थे, उसके बाद इन्होंने सब कुछ छोड़कर जो जीवन के अंतिम वर्ष थे वो पौंडीचेरी में व्यतीत किए थे, और ये इंडियन नेशनलिस्ट थे बेसिकली स्टार्टिंग में, और फिर तभी इन्होंने लाइफ डिवाइन और वंदे मातरम 2 किताबें लिखी हैं। तो मैंने ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि फिलोसफी से जुड़ गए, तो इन्होंने लाइफ डिवाइन किताब लिखी और वंदे मातरम किताब लिखी। वीडी सावरकर की किताब है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर की क्या किताब है? वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड। तो राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे जब डिवाइड हो गया था इंडिया, तो इन्होंने इसीलिए इंडिया डिवाइडेड किताब लिखी। ठीक है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एस राधाकृष्णन की किताब है इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी किसकी किताब है? एस राधाकृष्णन की। और जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और अ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू की किताब आपको शायद पता हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन इंडिया, बहिष्कृत भारत और एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इन्होंने एक लिखी है बहिष्कृत भारत और एक लिखी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये दोनों बहुत बार पूछी गई हैं, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था
वो काफी इधर उधर विभिन्न देशों में गए, इन्होंने इसीलिए एक किताब क्या लिखी है, इंडियन स्ट्रगल। अनहैप्पी इंडिया किसकी थी, लाला लाजपत राय की। वैलेंटाइन शिरोल ने किताब लिखी है इंडियन अनरेस्ट, और इन्होंने किसको कहा था, इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय अनरेस्ट के जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था वैलेंटाइन टाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को। फिर देखते हैं ज्योतिबा फूले ने क्या लिखी है, गुलामगिरी। ये जो थे ज्योतिबा फूले, ये सोशल एक्टिविस्ट थे और ये गुलामी जैसी जो व्यवस्था थी उस समय पर प्रचलित उसके अगेंस्ट थे, इसीलिए इनकी किताब गुलामगिरी, याद रखिएगा गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले। जयप्रकाश नारायण सोशलिज्म से प्रभावित थे, इसीलिए इनकी किताब का नाम था वाई सोशलिज्म। जयप्रकाश नारायण की किताब वाई सोशलिज्म, और भगत सिंह की किताब का नाम आपको पता है वाई आई एम एन अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये भगत सिंह की किताब है। आगे बढ़ते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने एक इनका अल हिलाल था पेपर और एक इनकी किताब थी इंडिया विंस फ्रीडम। देखिए इनके नाम में आजाद आ रहा है और विंस फ्रीडम, फ्रीडम की हिंदी क्या हुई, आजादी, तो आजाद की किताब में फ्रीडम आ रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एक और लिखा था बंगाली, इनका न्यूज़पेपर था, याद रखिएगा न्यूज़पेपर या किताब, और अ नेशन इन मेकिंग और थॉट ऑफ इंडिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर मदन मोहन मालवीय का था अभ्युदय और हिंदुस्तान लीडर। अभ्युदय और हिंदुस्तान लीडर किसके थे, मदन मोहन मालवीय के थे। एनी बेसेंट की किताब हमने ऑलरेडी देख ली है, इनके दो न्यूज़पेपर्स बहुत बार पूछे गए हैं, कॉमनवील और न्यू इंडिया। यंग इंडिया जो था वो गांधी जी का था, लेकिन नए भारत की जो बात की है वो एनी बेसेंट ने की है, और साथ में कॉमनवील। फिर मोहम्मद अली के दो थे न्यूज़पेपर्स, कॉमरेड और हमदर्द। मोहम्मद अली ने कॉमरेड को अपना हमदर्द बना लिया था, अपने कॉमरेड को हमदर्द बना लिया था, ये इनके दो हो गए। आगे देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की किताब का क्या नाम था, न्यूज़पेपर था बेसिकली सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, और मोतीलाल नेहरू का था इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। शिशिर कुमार घोष का था अमृत बाजार पत्रिका। देखिए यहां पर आप इस तरह से कुछ बना सकते हैं, ईश्वर और सोम, ठीक है, सोम प्रकाश कुछ ईश्वर चंद से आप रिलेट कर सकते हैं सोम रस को, और वो याद कर सकते हैं। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट हो गए। फिर शिशिर कुमार घोष की क्या थी, अमृत बाजार पत्रिका। तारकनाथ दास की फ्री हिंदुस्तान था, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर था, और सचिंद्र नाथ सान्याल का था द रिवोल्यूशनरी। ये एक रिवोल्यूशनरी थे सचिंद्र नाथ सान्याल, तो इन्होंने द रिवोल्यूशनरी स्टार्ट किया था। उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए मैंने प्रयास किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर कर लिया जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस में जो डिस्कस किए गए हैं उनको भी आप साथ में लर्न कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है लेडी कैथरीन मेयो, और उसके बाद लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियरी, राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू। क्या क्या होंगे, देखिए एक तो हमने जो डिस्कस किया है वो नाम दिख रहा है हमको, वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हम देखेंगे डी में किसी में 3 दिया हुआ है, तो डी में 3, ये 2 में दिया हुआ है, बाकी देख लेते हैं। तो लेडी कैथरीन मेयो, इनकी कौन सी किताब है, इनकी किताब है मेयो की है मदर इंडिया। मेयो की कौन सी किताब है, मदर इंडिया, तो कैथरीन मेयो मदर इंडिया हो गई। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरी, इनकी किताब बहुत बार पूछी गई है, ये है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट जो किताब है ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियरी की है, एकदम रट लीजिए। राम मनोहर लोहिया की क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। राम मनोहर लोहिया ने ये किताब लिखी है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, बुक का नाम है माउंट बेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, माउंट बेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी लिखी गई थी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरी के द्वारा। एक तो इन्होंने लिखी फ्रीडम एट मिडनाइट और दूसरी लिखी माउंट बेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है द रिपोर्ट जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849-50 वॉज रिटन बाय, एक रिपोर्ट आई थी 1849-50 में अवध साम्राज्य की यात्रा पर। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मैंने आपको बताया था अवध के लिए एक व्यक्ति जो थे
उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण था, वो थे जेम्स ऑटरम, लेकिन इन्होंने ये रिपोर्ट नहीं लिखी है, ये रिपोर्ट लिखी गई है W.H. स्लीमैन के द्वारा। याद रखिएगा, यहां पर करेक्ट आंसर W.H. स्लीमैन हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर देखते हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय, ये किसकी किताब थी? S.N. सेन की, R.C. मजूमदार की, V.D. सावरकर या फिर S.B. चौधरी? तो ये किताब हो जाएगी V.D. सावरकर की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, ये किताब किसकी है? D.K. चक्रवर्ती, D.P. अग्रवाल, W.A. फेयर सर्विस या फिर अमलानंद घोष? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फेयर सर्विस। तो रूट्स के बारे में फेयरली किसने बताया है? फेयर सर्विस ने बताया है। रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में फेयरली बताया गया है फेयर सर्विस के द्वारा। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट? तो जो प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लॉरेंस, कर्जन, चर्चिल या फिर लिटिन? तो ये लिखी गई है कर्जन के द्वारा। प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट कर्जन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद एक काफी फेमस बुक रही है अल्फाबेट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बूलर, ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पर, डेविड डेरिंगर, G.S. ओझा या फिर विलियम जोन्स? ये लिखी गई है डेविड डेरिंगर के द्वारा। देखिए ऐसी किताबें एक दो बार पूछी गई हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता कुछ रिपीट हो जाए, इसीलिए मैंने ये वाले जो क्वेश्चंस हैं एकदम रैंडम किताबें उनको भी यहाँ पर लिया हुआ है, तो इनको रट लीजिएगा। अल्फाबेट किसके द्वारा, द अल्फाबेट किसकी किताब है? डेविड डेरिंगर की किताब, ऑप्शन बी। फिर एक किताब है द प्राउडेस्ट डे, किसकी किताब है ये? आलोक भल्ला, दुर्गादास, चंद्र कुमार मोहेंद्रपुरी और एंथनी रीड या फिर डेविड फिशर के, इन लोगों ने लिखी है। तो ये किताब लिखी गई है एंथनी रीड और डेविड फिशर ने। प्राउडेस्ट डे रीड और डेविड फिशर ने लिखी है, रीड और डेविड फिशर ने। तो ऐसे याद रखिएगा, प्राउडेस्ट डे कौन सा होगा? जब डेविड फिशर ने रीड किया, वो प्राउडेस्ट डे हुआ। तो इस तरह से आपको ये नाम याद रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार, ये हमारी मैचिंग है, काफी सारी किताबें हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी होंगी। घर और अदालत, और घर और अदालत किससे मैच होगा? ये हो जाएगा लीला सेठ की किताब है ये। उसके बाद दूसरी कौन सी किताब है? दूसरी है झोपड़ी से राष्ट्र भवन तक, झोपड़ी से राष्ट्र भवन तक किताब है महेंद्र कुलश्रेष्ठ की। फिर इमेजिंग इंडिया, इमेजिंग इंडिया है नंदन नीलकेनी की बुक है। और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, ये किताब है TSR सुब्रमण्यम की। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में किताबें नहीं भी थी, पहले भी लिखी गई हैं 60s, 70s, 80s, 2000s में, और इन किताबों को पूछ लिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको ऐड किया है, इन क्वेश्चंस को। तो फिर से देख लेते हैं क्या करेक्ट हो जाएगा। घर और अदालत ये किसकी हो जाएगी? लीला सेठ की हो जाएगी। उसके बाद झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी महेंद्र कुलश्रेष्ठ की। और इमेजिंग इंडिया हो जाएगी नंदन नीलकेनी की। और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेदरलैंड TSR सुब्रमण्यम। बस एक बार देख लीजिए कि इनकेस क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हमारा गलत ना हो। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया है। आगे क्या दिया हुआ है? मालगुडी डेज के ऑथर कौन है? ये हम सबको पता है, कौन हो जाएंगे? RK नारायण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे, Who among the following journalist has written autobiography entitled The Lucknow Boy? ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है लखनऊ बॉय से संबंधित। तो ये जो किताब है किसकी है? विनोद मेहता, आलोक मेहता, नरेंद्र मोहन या फिर प्रीतीश नंदी? ये किताब हो जाएगी विनोद मेहता की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे क्या दिया हुआ है? ये हरिवंश राय बच्चन जी की पोएम्स हैं। देखिए हम सब नहीं लर्न कर सकते, ना ही पॉसिबल है, लेकिन एक बार क्वेश्चन अगर आ चुका है और वो रिपीट हो तो हमारा गलत ना हो, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो ये जो किताबें हैं इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस में क्या लिखी हुई है? मधुकलश, मधुबाला और मधुशाला। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी करेक्ट होगा, यानी कि उल्टा जो सीक्वेंस है वो किताबों का बिल्कुल सही है। लेकिन हम एक बार ईयर्स भी देख लेते हैं। देखिए, तो ये जो किताबें हैं सबसे पहले इन्होंने लिखी मधुशाला, और मधुशाला को लिखा था 1935 में। फिर अगले वर्ष इन्होंने लिखी है मधुबाला 1936 में, और मधुकलश इन्होंने फिर उसके अगले वर्ष 1937 में लिखी है।
ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा, पहले मधुशाला आई, फिर मधुबाला आई और उसके बाद मधु कलश आई। बाकी और चीजें नहीं ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमारा इसके हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया है। फिर देख लेते हैं, मैच करना है हमको एक बार, क्या क्या है ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमारे सामने लिखे हुए हैं प्राइस ऑफ पार्टीशन। तो जो प्राइस ऑफ पार्टीशन है ये किससे हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा रफीक सरकारिया की किताब है प्राइस ऑफ पार्टीशन। आनंद मठ आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और इंडिया 2020 अब्दुल कलाम आजाद की है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन ये किसकी है, SS गिल की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या दिया हुआ है, देखिए फिर से रिपीटेड है बुक, देख लेते हैं। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऑप्शंस हैं हम सबको ध्यान से देखते हुए चलें कि कोई भी अगर एक भी किताब रिपीट होती है तो हमारी गलत ना हो। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन फिर से आ गए हैं रफीक जकारिया, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा उलिसिस। उलिसिस किताब किसकी है, जेम्स जॉयस की। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम आजाद की। और पैथोजन है SS गिल की। यहां पर भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अब हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, यहां पर वो देख लेते हैं। तो यहां पर जो करेक्टली मैच्ड है वो हो जाएगी हमारी खालिद बी सैयद की पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857-1948। ये जो किताब है ये एकदम करेक्टली मैच्ड है, याद कर लीजिएगा, खालिद बी सईद की पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। और फिर हम देखते हैं W.C. स्मिथ ने लिखी है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया किसकी किताब है, W.C. स्मिथ की। और दूसरी जो किताब है खिलाफत टू पार्टीशन, ये किताब है मोइन शकीर की। और मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब है पीटर हार्डी की। तो इनको एक बार देख लीजिएगा। W.C. स्मिथ की किताब हो गई है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, खिलाफत टू पार्टीशन हो गई है मोइन शकीर की। और मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया काफी हार्ड लोग थे तो इसलिए पीटर हार्डी, ठीक है। इस तरह से याद रख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला है हार्ट ऑफ इंडिया जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हार्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी है, खुशवंत सिंह ने लिखी है, मार्क टली ने लिखी है, या मार्क टूली और उसके बाद R.K. नारायण या फिर अनीता देसाई। तो ये किताब लिखी गई है मार्क टूली के द्वारा, हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूली की किताब है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सी हिंदी रचना सबसे पहले लिखी गई थी, इंद्रावती, पद्मावती, मधुमती या फिर मृगवती। देखिए तो ये सबसे पहले जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी मृगावती। मृगावती सबसे पहले लिखी गई थी। इसको फिलहाल इतना ही लर्न कर लीजिए। बाकी आपको पता है पद्मावती किसके समय पर लिखी गई थी और किसके द्वारा लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 13-14 सेंचुरी में ये लिखी गई थी पद्मावती। फिलहाल इसका आंसर हमारा मृगवती है, मृगावती जो सबसे पहले लिखी गई थी। उसके बाद हम देख लेते हैं बुक एंटाइटल्ड इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, दुर्गा दास, वेब मिलर, फ्रैंक मॉरिस या फिर लुइस फिशर। तो ये किताब किसने लिखी है इनमें से, ये लिखी गई है दुर्गा दास के द्वारा। दुर्गा दास ने लिखी है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। दुर्गा दास की किताब है, कई बार पूछी गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने साथ में लर्न कर ली होंगी। आप चाहें तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, स्पीड को इंक्रीज करके, रिवीजन हो जाएगा आपका जल्दी से। एंड पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।